गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखिए बच्चों, अपनी जो आज की क्लास है चैप्टर नंबर 5 में अकाउंटिंग सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना चल रहा है। चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज का ये अपना लास्ट चैप्टर है और ये अपनी सेकंड लास्ट क्लास है, यानी कि ये चैप्टर अपना 3 क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं इसकी, और आज की इस क्लास में हम 3 पेपर सॉल्व करेंगे, 2017, 16 और 15। और इसके जो क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे बच्चों, वो तीनों पेपर में 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल अपन 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। टोटल 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 13 ईयर्स के क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अपना 2017 का जो पहला पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको डिफरेंस बताना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न इनकम, यानी कि प्रॉफिट या इनकम अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। यानी बिजनेस की मेन इनकम अर्निंग ये एक्टिविटीज होती हैं। और वेर एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट को सेल परचेज करने से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी निवेश क्रियाएं होती है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। यानी कि हम पैसा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं? फिक्स असेट्स में करते हैं और इन्वेस्टमेंट में करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कैश फंड्स। यानी जो कैश फंड्स होते हैं, यानी कि नगद कोष होते हैं, उनकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का अपन क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने में क्या होती है? सहायता होती है। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द चेंजेस इन पोजीशन ऑफ कैश फंड। कैश फंड में पोजीशन क्या चेंज होता है? या तो कैश का हमारा इनफ्लो होता है या कैश का हमारा आउटफ्लो होता है। ठीक है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ये दो चीज इसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है, कर के लिए आयोजन। ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट टैक्स पेड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कितना टैक्स हमने पे किया है ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल के पेपर में ये रिपीट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। एक बार पहले भी अपन इसका अकाउंट समझ चुके हैं, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3 इंफॉर्मेशन आपको इस अकाउंट की दी हुई होती है। वैसे टोटल 4 इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। एक तो होता है इसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एक होता है इसका क्लोजिंग बैलेंस, और एक हमने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया है टैक्स के लिए, और एक टैक्स का कितना पेमेंट किया है। तो एक इंफॉर्मेशन आपसे हर बार इसमें पूछी जाती है। तो यहां पर अपन से पूछा है कि टैक्स कितना पेमेंट किया है। ठीक है। तो वो निकालने के लिए अपन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में सबसे पहले अपन ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के रूप में। देखो आप जानते हो प्रोविजन जो होता है हमारा वो लाइबिलिटी होती है। ठीक है। तो कोई भी प्रोविजन हम बनाते हैं वो हमारा लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस के रूप में 20,000 लिख देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट ईयर में आपने 25,000 का प्रोविजन बनाया है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाता है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। ठीक है। इसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 15,000। 45,000 आपका जो है क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। इसमें से आप 15,000 माइनस करेंगे तो 30,000 का जो अमाउंट है वो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर के नाम से दिखाना है। तो कोई भी अमाउंट अपन जब इस तरह से बैलेंस के माध्यम से निकालते हैं तो वो बैलेंसिंग फिगर लिखना होता है। वेरी सिंपल सा है। ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट में लिखेंगे, जितने का आपने प्रोविजन बनाया है ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसको भी आप क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 45। ये क्लोजिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है।
तो 45 में से आप 15 माइनस कर लो, तो 30,000 का आपने इनकम टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से कितने का टैक्स पे किया है वो हम दिखा देते हैं। और आपसे पूछे कि ये इनकम टैक्स पे कौन सी एक्टिविटी में आता है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आपको दे रखे हैं 2015, तो 2015 आपको दे रखा है और 2016 आपको दे रखा है। तो याद रखें, जो आपका ओल्ड ईयर होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर, और जो लेटेस्ट ईयर होता है वो होता है आपका करंट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी ओपनिंग इंफॉर्मेशन, और करंट ईयर वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है आपकी क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर्स लास्ट ईयर हमें 12 लाख रुपीज के दे रखे हैं, और करंट ईयर में 15 लाख के। तो देखो, इक्विटी शेयर्स आपके पिछले साल 12 लाख रुपए के थे और इस साल 15 लाख के हो गए, इसका मतलब 3 लाख के शेयर्स आपने इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपको दे रखे हैं 4 लाख रुपीज के। ठीक है, और 4 लाख रुपीज के ही करंट ईयर में है, यानी यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। डिवेंचर्स हमारे पास लास्ट ईयर 2 लाख के थे और इस साल अपन ने 1 लाख रुपीज के डिवेंचर्स अपने को दे रखे हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख रुपीज की आपके लोन लास्ट ईयर था और इस साल 3 लाख रुपीज का है, इसका मतलब 2 लाख रुपीज का अपने यहाँ पर क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है। और डिवेंचर्स में भी यही बात है कि 2 लाख के डिवेंचर से आपके 1 लाख के डिवेंचर बचे हुए हैं, इसका मतलब 1 लाख के डिवेंचर्स का आपने रिडेम्पशन कर दिया है। आगे इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर 20% डिविडेंड वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना इक्विटी शेयर्स का 12 लाख रुपए, इसके ऊपर अपन ने 20% का डिविडेंड पे किया है, तो वो अपन लिखेंगे। और 10% का डिविडेंड पे हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स अपने को दे रखे हैं 4 लाख रुपए के, इसका 10% डिविडेंड अपन निकाल लेंगे, वो भी अपन पेमेंट करेंगे। 8% इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 2 लाख रुपए का, इसके ऊपर भी अपन ने 8% का इंटरेस्ट पे किया है, तो ये भी अपन दिखाएंगे। और 54,000 का इंटरेस्ट अपन ने बैंक लोन के ऊपर पेमेंट किया है, तो ये भी अपन दिखाएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक चीज को समझते हैं, और आपको जो फॉर्मेट एग्जाम में बनाना है वो इस तरह से बनाना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स इशू करने से 3 लाख रुपीज आपने रिसीव किए, इसको आप प्लस में दिखाएंगे। पेमेंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर्स, 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स का आपने पेमेंट किया है, इसको माइनस में दिखाएंगे। लोन आपने जो लिया था उसका पेमेंट किया है, देखो यहां पर आपको दे रखा है लोन पिछले साल 5 लाख रुपए का था और अब 3 लाख का ही बचा है, इसका मतलब 2 लाख का आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो 2 लाख रुपीज आप पेमेंट में दिखाएंगे। पेमेंट ऑन पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आपके 12 लाख रुपए के, उसका 20% 2,40,000 अपन डिविडेंड पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर्स आपके 4 लाख रुपीज के, उसका भी 10% डिविडेंड अपन ने पे कर दिया 40,000। आपके जो डिवेंचर्स थे ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज, उसका भी 8% अपन ने इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये भी अपन 16,000 यहाँ पर दिखा देंगे। लोन फ्रॉम जो बैंक था उसका इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ये 54,000 क्वेश्चन में अपने को गिवन था। ठीक है, तो ये सारे आपके पेमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पेमेंट्स हैं, और इन पेमेंट्स को जो अपने यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई और अमाउंट कैलकुलेट नहीं हुआ, तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हो जाएगा आपका 1 लाख, 2 लाख और 240, यानी कि 540, ये हो गया आपका 5,40,000। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका 40,000, इसके बाद में हो गया 16,000, फिर हो गया आपका 54,000। ठीक है, तो ये जो माइनस वाला है इसका टोटल हो गया आपका 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 रुपये आपका माइनस का टोटल हो गया। ठीक है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2 लाख, 2 लाख, 540 में 40 प्लस किया, 16 प्लस किया, 54 प्लस किया, तो 6,50,000। ठीक है, और इसमें से अपन ये 3 लाख माइनस कर लेते हैं प्लस वाला।
तो यहां पर हो जाएगा हमारा 3,50,000 आउटफ्लो। ठीक है, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा बच्चों आपका 3,50,000। क्लियर है? आई थिंक ये आते की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में लेते हैं हमारा 2016 का क्वेश्चन। एक पेपर आपका कंप्लीट हो गया है 17 वाला। अब 16 वाले में देखो, सबसे आसान क्वेश्चन जो कई बच्चों को गलत हो जाता है। अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड होता है बच्चों, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग जो है हम क्या बनाते हैं, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी टू आइटम्स व्हेन डज द सिचुएशन ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश अराइजेज इन कैश ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सी कंडीशन में कैश इनफ्लो होगा वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो दो आइटम्स बताने हैं जहां पर कैश का इनफ्लो होगा। तो देखो, कैश का इनफ्लो होगा ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। जब भी आप कैश में फिक्स असेट्स को सेल करते हैं, मतलब फिक्स असेट्स को सेल करते हैं और बदले में कैश आता है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा कैश इनफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। और अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, उससे अगर रिसिप्ट होती है, तो वो भी हमारी क्या होती है, कैश इनफ्लो होती है। और कैश इनफ्लो जो होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपको कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, तो हमारे पास यहां पर आंसर अवेलेबल है। एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश इनफ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन कैश रिजर्व्स बिटवीन टू पीरियड्स। मतलब जो हमारे पास में कैश फंड्स होते हैं, कैश फंड्स होते हैं, उन कैश फंड्स में दो पीरियड्स के दौरान, यानी कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या चेंज हुआ है, उस चेंजेस को दिखाने का काम कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी हमारे पास जो कैश फंड्स अवेलेबल होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अवेलेबल होते हैं, उनके आधार पर जो है हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखो 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2014। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2015 जो है ये आपका करंट ईयर है, और 2014 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था एक बार उसमें वापस ले चलता हूं आपको। देखो, यहां पर प्रीवियस ईयर पहले था और यहां पर करंट ईयर बाद में था। ठीक, लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर वहां पर चेंज हो गया, यानी कि ये एग्जाम में चेंज होता है, और इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस तरह से अगर आया और गलत हुआ, तो वो इसी वजह से गलत होगा कि आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर को ध्यान नहीं रखेंगे। तो आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा करंट ईयर है और कौन सा हमारा प्रीवियस ईयर है। क्योंकि देखो, अगर आपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर समझ लिया और प्रीवियस ईयर को करंट ईयर समझ लिया, तो डेफिनेटली वहां पर गलती हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 31 मार्च 2015 ये आपका करंट ईयर है, और 31 मार्च 2014 ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स हमारे पास पिछले साल 70,000 के थे, अब 85,000 के हो गए। इसका मतलब करंट लाइबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही है। करंट लाइबिलिटी 70,000 की थी लास्ट ईयर, अब हमारी 85,000 की हो गई है। इसका मतलब 15,000 की करंट लाइबिलिटी क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। और अगर इंक्रीज हो गई तो अपन इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। डेटर्स आपके 2 लाख के थे और 140 के आपके यहां पर आ रहे हैं, तो आपकी जो करंट असेट्स है वो यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितने की डिक्रीज हो रही है, 60,000 रुपए की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये भी अपन क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस करेंगे, ये भी हम प्लस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल आपका 10,000 का था और 15,000 का हो गया। इसका मतलब यहाँ करंट असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, और कितने की इंक्रीज हो रही है, 5,000 रुपए की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन लास्ट ईयर नहीं था लेकिन इस साल है, इसका मतलब यह है कि करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। और करंट लाइबिलिटी कितने की इंक्रीज हो रही है, 20,000 रुपए की। तो इसको आप क्या करोगे, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसको अपन प्लस करते हैं। प्रोविजन जो है आपका लास्ट ईयर 10,000 का था और अब इस साल 7,000 का है। प्रोविजन आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज कितने की हो रही है, 3,000 रुपए की डिक्रीज हो रही है। और करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो इसको अपन माइनस करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी अपन करंट लाइबिलिटी मानते हुए इसको लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अपन। और लॉस अपने को 37,000 का यहाँ पर दे रखा है। देखें, सबसे पहले बात करते हैं नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो अपने को ज्ञात करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट दे रखा है, इसको मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। देखो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 37,000 का आपको लॉस दे रखा है। दो पॉइंट इसमें आते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच वर एडेड इन नेट प्रॉफिट, ये नहीं दे रखा। ठीक है, ये एडेड नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर ये डिडक्टेड आएगा। इसको तो प्लस करते हैं और यहां पर ये एडेड आएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। हाँ, तो जो नेट प्रॉफिट में डिडक्ट हो रखा है वो तो प्लस होता है, और जो नेट प्रॉफिट में ऐड हो रखा है उसको माइनस करते हैं। फिलहाल इसका कोई पॉइंट दे नहीं रखा है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि अगर अपन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बजाय अपन लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 37,000। अब देखो, जो जो चीज प्लस करने वाली थी, डिक्रीज इन डेटर्स, पहले हेडिंग हो जाती है डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, प्लस करना है। तो डेटर्स आपके क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, कितने के, 60,000 के, तो प्लस कर लेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, 15,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे थे, प्लस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन हमारा जो है 20,000 का इंक्रीज हो रहा था, तो इसको भी अपन प्लस कर लेंगे। 95,000 आपके यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अब 37,000 है आपके माइनस का, और 95,000 है आपके प्लस का। तो आप क्या करेंगे, तो 95,000 में से 37,000 माइनस हो जाएंगे, तो 58 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपकी बिल्स रिसीवेबल के नाम से इंक्रीज हो रही है 5,000 रुपए की, इसको माइनस करेंगे। और डिक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये आपका डिक्रीज हो रहा था करंट लायबिलिटी डिक्रीज के नाम से, तो 3,000 आप इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो दोनों को प्लस कर लेंगे 8,000, और 8,000 को एक साथ 58 में से माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो आएगा वो आएगा बच्चों हमारा 50,000। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है बच्चों, ये हम क्या करते हैं, इसको अ, अपन करंट लाइबिलिटी में नहीं लेते, इसको अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मानते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको इंक्लूड करते हैं, तो वहां इसको अपन लेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिया जाता है। इसके बाद में लेते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर 2015 का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपका। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट portrays the changes in the cash of organization between one period and another। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो संस्था है, यानी कि जो बिजनेस है, उसकी कैश में कितना चेंज हो रहा है उस चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रीजंस फॉर चेंजेस इन कैश फ्रॉम वन पीरियड टू वन अनदर। यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैश में चेंजेस क्यों आ रहा है, क्या रीजन है, उस रीजन को यहां पर क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है। राइट एनी वन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है लिमिटेशन अपने को बताना है। वन लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन कैश रिजर्व इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश रिजर्व कौन कौन से होंगे उनको डिफाइन करना यहाँ पर कठिन होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश से अपन बनाते हैं। ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं कैश से लेकर, तो कैश किस किस को अपन इंक्लूड करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करना मुश्किल होता है। देखिए, एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ध्यान रहे इस चीज का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे आपसे फिर दोबारा पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस 60,000, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, और प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000। ठीक है, और हो सकता है इस बार आपसे जो क्वेश्चन पूछे कि प्रोविजन कितने का बनाया है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में सबसे पहले आप लिखते हैं सीआर साइड में बाय बैलेंस बीडी, और बाय बैलेंस बीडी आपका 60,000 दे रखा है। 80,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन बनाया है, वो भी आपको दे रखा है 80,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस आपको 20,000 का दे रखा है। इधर से आप क्रेडिट का टोटल 140 कर लेंगे,
140 में से आप 20,000 माइनस करते हैं तो 1,20,000 का आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पेड हो जाएगा। और इसको हम जो यहाँ पर दिखाएंगे वो बैलेंसिंग फिगर के नाम से दिखाएंगे। तो याद रखना आप सभी, ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं लिखा हो सकता है मार्क्स कट जाए। तो इसलिए अपने को जो अमाउंट, चाहे आप ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हो, उसको आपको बैलेंसिंग फिगर में लिखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आपसे वो टैक्स पेड का अमाउंट पूछे, या आपसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना ट्रांसफर हुआ है वो पूछे। आपसे ओपनिंग बैलेंस भी पूछ सकता है, आपको वो टैक्स पेड दे देगा, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, और प्रोविजन कितने का बनाया है वो दे देगा, और आपसे ओपनिंग बैलेंस पूछ सकता है कि लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना था। या फिर हो सकता है ओपनिंग बैलेंस दे दे, स्टेटमेंट ऑफ P&L वाला अमाउंट दे दे, और टैक्स पेड वाला अमाउंट दे दे, और आपसे क्लोजिंग बैलेंस पूछ सकता है। तो आपको बैलेंसिंग फिगर के माध्यम से जो है वो डिफरेंस अमाउंट निकालना है। तो आई थिंक आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक बार और क्लियर हो गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ईयर आपको 2014 दे रखा है, 2013 दे रखा है, यानी कि ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। आप देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका लास्ट ईयर 120 था और इस साल 110 है। इसका मतलब करंट ईयर में हमारा 10,000 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर 120 का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, और करंट ईयर में हमारा 110 रह गया है। इसका मतलब 10,000 का अपन ने ड्यूरिंग द ईयर लॉस अर्न किया है। आपकी जो करंट असेट्स हैं, देखो ये आपकी, यहां से समझाता हूं आपको। करंट असेट जो है आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल, ये करंट असेट्स है। प्रीवियस ईयर में आपका 62,000 का था, और यहाँ पर जो है 15,000 का हो रहा है। इसका मतलब करंट असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। और कितने की इंक्रीज हो रही है, 12,000 रुपए की। और जब करंट असेट्स इंक्रीज होती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय पर इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी आपकी 42 थी पहले, और अब 24 हो रही है। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसको भी अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा इसका 18,000। ठीक है। गुडविल आपकी 76 से 80,000 हो रही है। तो याद रखना, गुडविल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर ये जो 4,000 का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है गुडविल का, ये गुडविल का परचेज किया है बच्चों अपन ने। गुडविल अगर रिड्यूस हो रही होती, गुडविल अगर हमारी रिड्यूस हो रही होती, तो हम राइट ऑफ ऑफ गुडविल के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको दिखा देते। लेकिन यहाँ गुडविल हम परचेज कर रहे हैं, 76 से आपकी 80 हो रही है। इसका मतलब 4,000 की गुडविल परचेज की है, और ये जो गुडविल हम परचेज कर रहे हैं इसको अपन कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको शामिल नहीं करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट असेट्स होती है, और करंट असेट्स आपकी 4,000 से 8,000 हो रही है। इसका मतलब करंट असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है, और कितनी इंक्रीज हो रही है, 4,000 रुपये इंक्रीज हो रही है। इसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, चलिए अब आप इधर से देखिए, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल होती है आपकी करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी आपकी 38 से 26 हो रही है। इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 12,000 रुपये रिड्यूस हो रहा है, और करंट लायबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो इसको भी अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिक्रीज इन, हाँ देखो सॉरी, यहां पर मैं गलती कर बैठा। यहां पर ये करंट असेट जो है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, 62 से 50 है, तो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अपन इसको प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए, तो नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच वर डिडक्टेड, यहां पर डिडक्टेड आएगा, और ये एडेड आएगा या इंक्लूडेड। ठीक है। तो ये दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। बाकी इसको मैं आपको जब इसका फॉर्मेट बताऊंगा तीनों एक्टिविटीज का, उसमें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ऑपरेटिंग लॉस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। ऐड हो जाएगा डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 12,000, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 10,000 माइनस का है और 12,000 प्लस का है, तो 2,000 फाइनल आउटपुट आ जाएगा। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, तो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका इंक्रीज हो रहा था। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका डिक्रीज हुआ है। अकाउंट्स पेबल भी आपका डिक्रीज हुआ है। तो इन सबको अपन क्या करेंगे, एक साथ प्लस कर लेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, करंट असेट्स अगर आपकी इंक्रीज होती है उसे अपन माइनस करते हैं, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है उसको भी माइनस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट और अकाउंट्स पेबल दोनों आपकी क्या है, करंट लायबिलिटी है।
और करंट लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन सब का टोटल मैंने कर लिया, 34,000 2000 प्लस का है और 34,000 माइनस का है, तो हमारे जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 32,000। क्लियर बच्चों? तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में अपने 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। कल की क्लास अपनी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसके अंदर हमारा ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी पूरी अकाउंटेंसी के 9 चैप्टर्स के हमने जो है PYQ सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और उनके लिंक जो है आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली चैनल आपको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। और क्लासेस का कंटेंट आपको कैसा लगता है, कोई सा आपको कोई डाउट लगता है, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।